अवनी अयान को डांटना चाहती थी, मगर अयान पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने तो अवनी से कहा, क्या तुम जानती हो तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो। हालांकि हर बार अवनी अयान की हरकतों से गुस्सा हो जाया करती थी, मगर जब अयान ने कहा कि वह बहुत ही खूबसूरत है, तो अवनी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। अवनी को ब्लश करते देख अयान उसके और ज्यादा करीब आने लगा। सच में अवनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अयान अपने हाथों से अवनी के चेहरे पर आए बालों को पीछे कर रहा था। एक पल के लिए तो अवनी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, मगर अचानक वह होश में आए और उसने फिर से अयान को डांटते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे। अयान मुस्कुराते हुए अवनी से दूर हो गया और दूसरी ओर विंडो के पास जाकर बैठ गया। अवनी मुंह फूला कर बैठ गई। उसने ग्लास की विंडो से अपना सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली। तभी उसे कुछ पल पहले की अयान की बात याद आए और वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो नहीं जानती थी कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। शायद अवनी पर अयान की बातों का जादू हो रहा था, मगर अवनी यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। पता नहीं क्यों, मगर वह अयान के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखना चाहती थी। दूसरी तरफ अयान था जो अपना सब कुछ अवनी को समझ बैठा था। सिंघानिया मेंशन पहुंचने के बाद अयान और अवनी साथ में अंदर जाते हैं। इस दौरान अयान सबके होने का फायदा उठा रहा था। अयान ने अपना हाथ अवनी की कमर पर रखा था और वह अवनी से इस तरह चिलक कर चल रहा था, जैसे उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में बहुत प्यार हो। अयान उस आइडल लड़के की तरह था जिसके सपने हर लड़की देखा करती थी, जो किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसे देख पार्टी में मौजूद हर एक लड़की अवनी से जल रही थी। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अवनी अयान के साथ सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलती है। अयान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहां चारों ओर लोग ही लोग थे। उसे एक अजीब सी घुटन हो रही थी। वह कभी ऐसे माहौल में नहीं गया था। थोड़ी ही देर में अयान की अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवनी ने भांप लिया था। चारों ओर लोग अयान और अवनी के बारे में बातें कर रहे थे। वही एक और लड़के लड़कियों का एक ग्रुप अपनी ही बातों में मशगूल था। ये थे अनन्या, राहुल, रिया और अरुण। रिया और अरुणा अनन्या की बुआ की संतानें थी। ये दोनों अनन्या के कजिन्स और बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। अनन्या, राहुल, रिया और अरुण की दोस्ती बहुत ही क्लोज थी, या फिर यूं कहे तो ये सब क्राइम पार्टनर्स की तरह थे। ये सब लोग आज बहुत ही खुश लग रहे थे। वह लोग मजाक मस्ती कर रहे थे और आपस में ही हंस रहे थे। पार्टी घर के पीछे वाले गार्डन में हो रही थी। अयान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक कोने में जाकर अकेला खड़ा था। उसे किसी से बात करनी पसंद नहीं थी। अवनी अपने मॉम डैड के पास खड़ी थी। वो आपस में बातें कर रही थे। सब बहुत खुश थे, मगर अवनी की मम्मी थोड़ा अपसेट थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत ही समझदार हो, मगर मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। पहले तो अवनी को समझ नहीं आया कि उसकी मोम आखिर क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने कहा, मगर क्या हुआ मोम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रागिनी जी ने कहा, हाँ, तुमने कल तो अपने पापा से कहा था कि तुम वह घर अनन्या को दे दोगी, मगर आज जो कुछ भी तुमने अनन्या के साथ किया वह ठीक नहीं था। आखिर तुम नहीं देना चाहती तो हमें भी तो बोल सकती थी। उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करने की क्या जरूरत थी? अब अवनी की समझ में कुछ कुछ बातें आ रही थी। अनन्या ने रागिनी जी से बढ़ चढ़कर अवनी की बुराई की थी। एक पल के लिए तो अवनी को लगा कि वह अनन्या के खिलाफ जो सबूत उसके पास है वह अपने पेरेंट्स को दिखा दे, ताकि वह अनन्या को अच्छे से समझ जाए। मगर फिर वह पार्टी में आए सब लोगों के बारे में सोचकर अपना ख्याल छोड़ देती है। वह सोचती है कि वह बाद में इस बारे में अपने पापा से बात कर लेगी। अवनी ने कुछ बोलना चाहा तो राजवीर जी ने कहा, बेटा हमने तुम्हें सब कुछ दिया है जो तुम डिजर्व करती हो, मगर अनन्या भी हमारी ही बेटी है। हम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। वह सिर्फ उस घर को ही चाहती है, तो फिर उसे देने में क्या हर्ज है? वैसे भी तुमने कल हाँ कहा था। अवनी आगे इस चैप्टर पर बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो सच्चाई वह जानती थी वह उनके पेरेंट्स नहीं जानते थे। इसलिए उसने कहा, ठीक है पापा, मगर हम इस बारे में अच्छे से आराम से बात करेंगे। मैं अभी यह सब कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। ये बोलकर अवनी वहां से चली जाती है। अवनी को इस तरह जाता देख अवनी के पेरेंट्स उदास हो जाते हैं। वह भी तो अपनी बेटियों की खुशी चाहते थे, मगर यह सब कुछ उलझते ही जा रहा था। अनन्या ड्रिंक करती हुई पार्टी में सब लोगों से मिल रही थी। तभी वह अपनी एक खास दोस्त मालिनी से मिली। मालिनी रॉय मॉडलिंग की दुनिया का उभरता सितारा थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो उनकी इकलौती बेटी थी। मालिनी खूबसूरत होने के साथ बहुत एरोगेंट भी थी। उसे अपने पैसे, नाम और खूबसूरती का बड़ा ही अभिमान था। वह बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी।
वो जो चाहे वह पा लेना चाहती थी। मॉडलिंग की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम भी उससे अपने पापा के पैसों के पावर के बलबूते पर मिला था। अनन्या मालिनी से मिलकर उसे हक करती है। वो दोनों क्लासमेट रह चुकी थी। ऐसा लग रहा था शायद वह दोनों बड़े ही अरसे बाद मिल रही थी। मालिनी अपने पापा के साथ पार्टी में आई थी। क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आए थे, उसके पापा को भी इनविटेशन मिला था। मालिनी ने मुस्कुरा के अनन्या से पूछा, हाय, कैसी हो? काफी अरसे बाद मिले हैं। अनन्या ने भी खुश होते हुए कहा, बहुत वक्त हो गया, देखो तो तुम कितनी पतली हो गई हो। मालिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर यह सब इतना आसान नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तुम भी बहुत अच्छी दिख रही हो। इसके जवाब में अनन्या सिर्फ हंस देती है। मालिनी आगे कहती है, सुना है तुम्हारी बहन ने शादी कर ली। आखिर लड़का है कौन? मालिनी पहले से ही जानती थी अनन्या अवनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैसे तो मालिनी भी अवनी को ज्यादा कुछ पसंद नहीं करती थी। अनन्या ने कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वह लड़का है कौन, क्या करता है। मुझे तो सिर्फ उसका नाम ही पता है। बाकी सब तो भगवान ही जाने। पता नहीं दीदी कहां से उठा कर लाए है और शादी कर ली। हाँ, मगर वो है बहुत हैंडसम। मालिनी ने कहा, क्या? मुझे लगा कि जरूर वो कोई बड़ा आदमी होगा या फिर कोई सेलिब्रिटी। आखिर अवनी की चॉइस इतनी बेकार कैसे हो सकती है? वैसे तो वह बहुत ही होशियार बनी फिरती है। अनन्या ने हंसकर कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, मगर ऐसा है नहीं। उस लड़के का नाम अयान है। वह दिखने में तो बहुत ही हैंडसम है, मगर मुझे तो लगता है वो जरूर किसी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा। क्योंकि वह कोई बड़ा आदमी तो है नहीं और उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता और दीदी ने भी कुछ नहीं बताया। मालिनी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, ये हो सकता है। अगर कोई बड़ा आदमी होता तो तुम्हारी दीदी उसके बारे में सब कुछ इतना छुपाती क्यों? और फिर अनन्या मालिनी से बात करके राहुल के पास चली जाती है। अवनी अपने मॉम डैड से दूर आ चुकी थी। वह कोने में खड़े अयान के पास जाती है। अयान को अकेले अकेले देख अवनी ने कहा, क्या हुआ, इतनी बड़ी महफिल में यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें ऐसा कुछ पसंद नहीं? अयान को देखकर लग रहा था कि जैसे वो सफोकेशन फील कर रहा हो। उसने कहा, मैं ऐसी पार्टी में आज पहली बार तुम्हारी बदौलत आया हूँ। मुझे इन सब की आदत नहीं है। अयान को ऐसा कहते देख अवनी हंसने लगती है और कहती है, ऐसा है क्या? इसीलिए तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है। पार्टी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। कुछ कपल डांस कर रहे थे तो उसे देख अयान ने अवनी से कहा, ठीक है, फिर मेरे मूड को ठीक करने में हेल्प करो। चलो हम डांस करते हैं। ये कहते हुए अयान ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ उनकी कमर में डाल उसे डांस के लिए इंसिस्ट करने लगा। अवनी नाराज होते हुए कहने लगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अब इतने लोगों के सामने तो तमाशा मत बनाओ। दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो तुरंत ही अयान का हाथ से झटकते हुए उससे दूर हो जाती है। अभी वह लोग बहुत सारे लोगों के बीच खड़े थे, इसीलिए अयान ने अवनी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो उसे जाने देता है। अवनी अयान से दूर जा ड्रिंक करने लगती है। वह दूर से देखती है तो अयान बस उसे ही देख रहा था। पता नहीं मगर उन दोनों के बीच जो था वह कुछ अलग ही था। अयान फिर से अकेला था, मगर इस बार कोई उसे कंपनी देना चाहता था। वो और कोई नहीं बल्कि मालिनी रोई थी। वह अपने दोनों हाथों में ड्रिंक के 2 ग्लास पकड़ अयान की ओर बढ़ रही थी। उसने एक ग्लास अयान की ओर बढ़ाते हुए कहा, बहुत देर से अकेले खड़े हो, क्या इतने सारे लोगों के बीच भी बोर हो रहे हो? अयान अपने सामने खड़ी लड़की को नहीं जानता था और वो ये भी नहीं जानता था कि आखिर वह उससे इस तरह क्यों बात कर रही थी। अयान अपनी आंखों को छोटी कर उस लड़की की ओर देखने लगा और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वो उसे जानता तक नहीं था तो फिर वह सामने से चलकर अयान के पास क्यों आई थी? अयान ने एकटक उसे देखा और फिर उसने उसे इग्नोर कर दिया। वह फिर से अवनी की ओर देखने लगा। उसके दोनों हाथ अभी उसके पैंट की पॉकेट में थे। वह किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरह दिख रहा था और उसे देख लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी है, मगर उसे तो कोई अच्छे से जानता भी नहीं था। खुद को इग्नोर हुआ देख मालिनी चिढ़ जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो तो जहां जाती थी हर जगह छा जाया करती थी, मगर अयान ने तो उसे एक बार देखकर ही इग्नोर कर दिया। क्या वह उसे खूबसूरत नहीं लगी या फिर बात करने के लायक भी नहीं लगी? मालिनी ने अपने ग्लासेस को एक वेटर को थमा दिया और अयान से कहने लगी, लगता है आप ड्रिंक नहीं करते मिस्टर, क्या हम डांस कर सकते हैं? अयान फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था। वह कुछ भी नहीं बोला। मालिनी ने देखा कि अयान किस ओर देख रहा था। मालिनी ने पीछे मुड़ी तो सामने अवनी खड़ी थी। अयान बस अवनी को ही देखे जा रहा था।
भले ही उसका ध्यान अयान पर नहीं था। मालिनी ने आगे कहना जारी रखा, मैंने देखा अभी अवनी किस तरह बात कर रही थी आपसे। वैसे कोई हैरानी नहीं हुई, वो तो है ही ऐसी। उसे खुद के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, मगर मैं उसकी तरह नहीं। अगर मेरे पास आपके जैसा पार्टनर हो तो इतनी बड़ी पार्टी में कभी उसे अकेला ना छोड़ूं। अयान को समझ आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बीवी की बुराई कर रही थी। वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। अयान कुछ भी बोलकर यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। वह तुरंत ही वहां से जाने लगता है। भले ही मालिनी को लगा हो कि अवनी का ध्यान अयान पर नहीं, मगर ऐसा नहीं था। अवनी बार बार अयान की ओर ही देख रही थी और वह मालिनी को उसके पास देख अच्छा फील नहीं कर रही थी। अवनी पार्टी में किसी आदमी के साथ बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे जानती थी। मगर जब उसने देखा अयान कहीं पर जा रहा था, तो वह उस आदमी को एक्सक्यूज मी बोल अपने ग्लास को वेटर को दे दिया और वहां से उस ओर जाने लगी जिस ओर अयान जा रहा था। अयान अकेला नहीं जा रहा था, उसके पीछे पीछे मालिनी भी जा रही थी। अयान काफी तेजी से चल रहा था। मालिनी उससे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक तो जिस तरह मालिनी अवनी को पसंद नहीं करती थी, वैसे ही अवनी मालिनी को पसंद नहीं करती थी। और ऊपर से मालिनी अयान के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर तो अवनी चीत गई थी। मालिनी बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी। वह जो चाहती थी वह पा लेती थी। जब उसने अयान को देखा तो वह उसे एक ही बार में पसंद आ गया। मगर जब उसे पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि अवनी का पति है, तो वह बहुत ही दुखी हुई। मगर जब अवनी ने अयान के साथ रूडली बात की तो वह समझ गई। अवनी और अयान के बीच प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। वह इसका फायदा उठाना चाहती थी। अब तक मालिनी के बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके थे, मगर वह कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आई थी। उसके लिए तो ये सब टाइम पास की बातें थी और वह अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करती थी। उसने सोचा कि वह अयान को इम्प्रेस कर लेंगी, मगर अयान तो उसे इग्नोर कर रहा था। जैसे जैसे अयान उससे दूर जा रहा था, वैसे वैसे मालिनी की जिद बढ़ती जा रही थी। अयान वहां से निकल लोगों से दूर आ गया था। ये घर का दूसरा वाला हिस्सा था। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाकर मालिनी ने जट से पीछे से दौड़कर अयान का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम आखिर उस जगह क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो जहां से कभी प्यार नहीं मिलने वाला। मालिनी ने जैसे ही अयान को टच किया, अयान बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर मालिनी को झटक दिया और कहा, दूर रहो मुझसे। फिर से अपना गंदा हाथ मुझे लगाने की कोशिश मत करना। मालिनी की इस तरह बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। बल्कि उसके पीछे तो लड़के मरते थे, तो फिर अयान किस तरह का लड़का था। उसे तो मालिनी की खूबसूरती से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, बल्कि उसने तो उससे गंदा कहा था। मालिनी यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम मुझे उस लायक भी नहीं समझते कि मैं तुम्हें टच भी करूं? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती है? मालिनी रॉय नाम है मेरा। मत भूलो कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मालिनी को अपनी खूबसूरती और पैसों पर बेहद घमंड था। वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसे सब कुछ अपने हिसाब से ही पसंद था। मालिनी अयान को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। वह इस तरह छटपटाते हुए गई कि वह वापस कभी नहीं आएगी और जब आएगी तो किसी को नहीं छोड़ेगी। मगर अयान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अयान के नेचर को देख अवनी बेहद ही हैरान थी। आखिर कोई लड़का ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो बिल्कुल अवनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अवनी अब तक उसे जिस नजर से देखती थी वह नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। वह किसी गली के रोमियो की तरह नहीं था, जो आती जाती हर लड़की पर लाइन मारता हो। वह तो सिर्फ अवनी के सामने ही फ्लर्ट करता था, बाकी तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता था। ये देख पता नहीं क्यों मगर अवनी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह आगे चलकर अयान के पास जा रही थी। वह उससे कुछ बात करना चाहती थी, मगर तभी पीछे से अवनी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और अवनी ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक अयान वहां से जा चुका था। अयान भी इस वक्त बहुत इरिटेशन फील कर रहा था। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रिया थी। ये भी उन लोगों में से एक थी जिसकी अवनी के साथ कभी नहीं बनी, और ना ही अवनी ने उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की हो। रिया ने अवनी से कहा, वो तुम्हें मामी जी बुला रही थी। रिया अभी रागिनी जी के बारे में बोल रही थी। जब अवनी ने सुना उसकी मॉम उसे पूछ रही थी, तो वह तुरंत कहती है, अच्छा मोम, कहाँ है वह? रिया ने कहा, वह घर के अंदर अपने कमरे की ओर जा रही थी। शायद वह तुम्हें वही बुलाना चाहती हो। अवनी उससे ठीक है बोल वहां से जाने लगती है। वह सीधी घर के अंदर अपनी मॉम के कमरे की ओर जा रही थी। रिया तो अवनी को बोल वहां से निकल जाती है।
वहीं दूसरी ओर अवनी अपनी मॉम के कमरे में पहुंची तो रागिनी जी वहां थी ही नहीं। मगर वहां तो कोई और दो लोग खड़े थे। वह राहुल और अनन्या थे। अवनी ने तुरंत कहा, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? अनन्या ने हंसकर कहा, जाहिर है आपसे मिलने आए हैं। दीदी, आपने जो इतना अच्छा काम किया है, फिर तारीफ करना तो बनता है ना। अवनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सवालिया नजरों से उन दोनों को देखा और फिर कहा, क्या मतलब तुम्हारा? अनन्या ने कहा, अब ज्यादा बनिए मत और जल्दी से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल और अनन्या जैसे मिलकर अवनी को धमकाना चाहते थे, मगर अवनी तो किसी से नहीं डरती थी, तो वह इन दोनों से कैसे डर जाती। उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पागल नहीं जो उसे खुद डिलीट कर दूं। राहुल ने हंसकर कहा, अगर आप डिलीट नहीं करेगी तो फिर हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए उसने अवनी के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की। राहुल ने अवनी के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, मगर अवनी वहां सतर्क थी, उसने फोन को राहुल के हाथ नहीं आने दिया। वह तुरंत ही वहां से निकल कर जाना चाहती थी। अवनी जाने को हुई तो अनन्या ने राहुल से कहा, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ जाकर रोको उसे। अगर उसने पापा को वो रिकॉर्डिंग सुना दी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने दीदी को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुन राहुल को जो पहले दिमाग में आया वह उसने किया। उसने टेबल पर रखा हुआ वास उठाकर सीधा अवनी की ओर फेंक दिया, जिससे वह वास अवनी के सर पर जाकर टकरा गया। इससे अवनी को चोट लग गई। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, मगर वह हिम्मत नहीं हारी। वह आखिर उन लोगों से कैसे हार सकती थी। मगर तभी वहां कमरे में कोई और भी आ गया। वह रागिनी जी थी। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुन लिया था। रागिनी जी को वहां देख राहुल और अनन्या के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका भांडा फूट चुका था। अब पता नहीं क्या ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले रागिनी जी अपनी बेटी अनन्या को देख परेशान हो रही थी, मगर यहाँ तो अनन्या क्या ही गुल खिला रही थी। वह तो अपनी बड़ी बहन को जान से मरवाने की साजिशें रच रही थी। और ऊपर से राहुल ने अवनी के सर पर वास को दे मारा था, इससे अवनी की चोट से हल्का हल्का खून भी बह रहा था। हालांकि यह अवनी के लिए बहुत बड़ी चोट नहीं थी, मगर यह कुछ कम भी नहीं था। रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी थी। वह गुस्से से अनन्या की ओर देखती है और कहती है, घटिया लड़की, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें सही गलत का कोई पता नहीं? अब देखो, तुम जिस बात को तुम छुपाना चाहती थी वह मैं खुद तुम्हारे पापा को बताऊंगी। ये बोल रागिनी जी अवनी के हाथ से उसका फोन ले लेती है और बाहर जाने लगती है। अनन्या बहुत ही डर गई थी। वह तुरंत ही दौड़कर अपनी मॉम के पीछे जाती है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह अपनी मॉम से लड़ रही थी और उस फोन को छीनने की कोशिश कर रही थी। अनन्या के जाते ही अवनी कमरे से बाहर निकल जाती है। रागिनी जी का कमरा ऊपर की ओर था। वह जैसे ही बाहर निकली अनन्या उससे लड़ने लगी और बार बार उस फोन को छीनने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं बीच अनन्या ने उन्हें धक्का दे दिया और वह ऊपर रेलिंग से सीधा नीचे गिर गई। कुछ ही पलों में अनन्या समझ गई कि न जाने उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। नीचे फर्श पर खून ही खून था जो रागिनी जी के सर से बहे जा रहा था। जब तक अवनी बाहर निकली तब तक उसकी मॉम नीचे गिर चुकी थी। वह बुरी तरह घबरा गई और दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह अपनी मॉम के पास पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल गया। अवनी कुछ भी नहीं बोल रही थी। वह बिल्कुल सदमे में आ गई थी। राजवीर जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अनन्या को राहुल और रिया संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद अनन्या को इस तसल्ली की जरूरत नहीं थी। वह तो जैसे कुछ पल के लिए अपने पापा से बच गई थी। अगर उसकी मॉम सही सलामत होती तो वो जरूर अनन्या के लिए बुरा साबित होता। अनन्या को किसी की कुछ नहीं पड़ी थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। राजवीर जी हॉस्पिटल में सर पर हाथ रखकर बैठे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, मगर अब हमने उन्हें आईसीयू में रखा है। वह अभी कोमा में है, अभी कह नहीं सकते कि वह कोमा से कब बाहर आएंगी। राजवीर जी बहुत ही परेशान थे। वह नहीं जानते थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। वह तो कितना ज्यादा खुश थे। राजवीर जी रो रहे थे और अवनी तो अभी तक चुप थी। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी, मगर डॉक्टर के जाने के बाद उसने हिम्मत की और वह गुस्से से खड़ी हो गई। उसे खड़ा होता देख अनन्या समझ गई कि जरूर अब वो उसका भांडा फोड़ देगी। वह बहुत ही डर गई। मगर तभी वहां अरुण आ गया जो रिया का बड़ा भाई था, और वह अनन्या से भी थोड़ा बड़ा था, इसलिए अनन्या उसे हमेशा अरुण भाई कहकर ही बुलाती थी। वो भी अनन्या की बहुत केयर करता था। अरुण गुस्से से अवनी की ओर देखते हुए कहता है, देख लिया तुमने,
मामी जी की क्या हालत हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वह तुम्हारी मॉम है। अरुण को ऐसा बोलते देख वहां खड़ा हर एक इंसान चौंक गया। राजवीर जी तो डे हैरानी से अरुण को देखने लगे। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। राजवीर जी को अपनी ओर इस तरह देखते देख अरुण ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मामू मैंने देखा है, मैं तो अनन्या और राहुल से मिलने जा रहा था। मगर मैं जैसे ही घर में इंटर हुआ तो देखा ऊपर सीढ़ियों के बाजू में रेलिंग के पास अवनी मामी जी के साथ किसी बात पर बहस कर रही थी और उन दोनों के बीच जैसे कोई लड़ाई चल रही थी। मैं कुछ समझता उससे पहले ही अवनी ने मामी जी को धक्का दे दिया और वह रेलिंग से नीचे गिर गई। अरुण ने सब कुछ पता लगा लिया था, वहां पर घर में कोई भी कैमरा नहीं था। अब वह जैसे चाहे वैसे कहानी बना सकता था। आखिर वह इस घर का सदस्य था भी और नहीं भी, इसीलिए उसका यकीन हर कोई करता। राहुल ने भी तुरंत अरुण का साथ दिया और उसने कहा, हाँ अंकल, हम तो पहले कुछ नहीं जानते थे। मैं और अनन्या तो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए हमने अरुण को भी बुलाया। मगर हम इस बारे में बात ही रहे थे तो बाहर से किसी के लड़ने की आवाज आई। जैसे हम बाहर आए तो देखा कि मामी जी नीचे गिर गई है। अवनी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह सब तो अचानक ही साथ मिलकर अवनी को फंसाने की प्लानिंग कर चुके थे। अवनी अपनी सफाई में कुछ बोलती उससे पहले ही रिया रोते रोते बोल पड़ी, ये सब मेरी गलती है। मामी जी ने मुझे बोला था कि मैं अवनी को बुला दूं। मैंने ही अवनी को उनके पास भेजा और अवनी ने ना जाने अब ये क्या कर दिया। अवनी तुरंत ही चिल्ला कर बोली, ये सब क्या बकवास है। तुम सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर मैं मोम के साथ ऐसा क्यों करूंगी, बल्कि यह सब तो अनन्या ने किया है, तुम सब लोग वहां थे। तो फिर इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हो। अनन्या ने ही मॉम को ऊपर से धक्का दिया था और वह नीचे गिर गई। अब राजवीर जी के सब्र का बांध टूट रहे थे। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। अनन्या तो जोर जोर से रोने लगी, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आखिर मैं मॉम को क्यों धक्का दूंगी? मैं तो राहुल के साथ ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी, मॉम के साथ तो आप थी। अवनी ने गुस्से से कहा, और कितना गिरोगी तुमने पहले ही प्रॉपर्टी की लालच में मुझे मरवाने की कोशिश की और अब तुम मॉम के साथ यह सब कुछ करके फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सबको इस तरह लड़ते देख राजवीर जी ने कहा, बस करो तुम लोग, ये सब कुछ क्या है? अवनी ने तुरंत ही रोते रोते कहा, पापा मैं सच कह रही हूं, मेरे पास सबूत भी था। अनन्या ने ही साजिश रची थी, वह मेरे फोन में। ये बोलते बोलते अवनी रुक गई। उसका फोन तो उसके पास था ही नहीं। दरअसल जब रागिनी जी गिरी उनके हाथ में ही अवनी का फोन था, वह भी जमीन पर गिरकर टूटकर बिखर गया। न जाने क्यों मगर राजवीर जी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वह सिर्फ रागिनी जी के बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें याद आया कि रागिनी जी के पास नीचे टूटा हुआ फोन भी गिरा हुआ था, तो वह अवनी का था। वह ये सोचना तो नहीं चाहते थे, मगर अब सारे हालात अवनी के खिलाफ थे। वो अवनी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अवनी अपने पापा को इस तरह खुद को शक की नजरों से देखते देख कुछ कहने ही वाली थी कि राजवीर जी ने अवनी को एक तमाचा जड़ दिया। उन्होंने कहा, आखिर तुमने मेरी परवरिश का यही सिला दिया है। तुम्हें बिल्कुल भी अपनों की परवाह नहीं। राजवीर जी को पहले ही यह बात खटक रही थी कि अवनी अपने घर को अनन्या को नहीं देना चाहती थी और रागिनी अवनी की इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। वह राजवीर जी से कई बार कह चुकी थी कि वह अवनी को मना कर ही रहेंगी, मगर अवनी ने तो अभी पार्टी में इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया था। अब राजवीर जी ने यह बात खुद ही मान ली थी कि रागिनी जी की हालत के पीछे अवनी की ही गलती थी, मगर वह पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताते। वह इन्हें एक हादसे की तरह ही बयां करते हैं, क्योंकि अवनी के साथ उनकी सरनेम जुड़ी थी। वह उसे बदनाम नहीं करना चाहते थे। राजवीर जी ने अवनी को वहां से साफ साफ जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। आज से ना ही तुम मेरी बेटी हो और ना ही मैं तुम्हारा बाप। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। कुछ ही पल में अवनी की पूरी जिंदगी पलट चुकी थी। अवनी का अब मानो इस दुनिया में कोई अपना नहीं रहा था। उसके पापा ने उससे अपना मुंह फेर लिया था और जो सब कुछ जानती थी, उसकी माँ अब कोमा में थी और जो बाकी सब थे वह तो सब अवनी के खिलाफ थे। अवनी के पापा ने अवनी की कोई सफाई नहीं सुनी और उसे हॉस्पिटल से जाने को बोल दिया। अवनी बिल्कुल टूटकर बिखर चुकी थी। वह सीधा वहां से अपने घर चली जाती है, मगर जब वह अपने घर पहुंची तक काफी रात हो चुकी थी और सुबह होने को थी। वह अपने बेडरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वैसे तो वह हर हालातों का सामना कर लिया करती थी, मगर वह इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी।
वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। राहुल, प्रिया, अरुण और अनन्या राजवीर जी को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि यह सब कुछ जो हुआ वह अवनी के कारण हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं थी। रोते रोते अवनी को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। मगर सुबह सुबह राजवीर जी का लॉयर अवनी के घर पर पहुंच चुका था। अवनी ने इतनी सुबह लॉयर को वहां देख हैरानी से कुछ पूछना चाहा तो लॉयर ने सामने से कहा, मैडम मुझे राजवीर जी ने भेजा है। आपके सारे क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और आपको इस घर से अब जाना होगा। राजवीर जी ने प्रॉपर्टी आपके नाम होने की फॉर्मेलिटी भी रुकवा दी है और आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अवनी को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। यह तो जाहिर था कि राजवीर जी अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और उसे अपनी बेटी भी नहीं मानते थे। तो फिर वह उसे उसका हक क्यों ही देते। अवनी मन ही मन अनन्या को कोस रही थी। उसी की वजह से एक ही पल में उसके पापा उससे बेहद नफरत करने लगे थे। रो रोकर अवनी की आंखें लाल होकर सूज चुकी थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी मॉम कब होश में आएंगी। अवनी के पापा तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब अवनी घर से बाहर निकली तो उसके पास कुछ नहीं था। वह बेसहारा और दुखी दिख रही थी। मगर बाहर निकलते ही एक ब्लैक कार जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। अवनी सीधा जाकर उसमें बैठ जाती है।